अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुज़ैफ़ा अली और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। क्लास 9 की जो बायोलॉजी है वो बड़ी सिंपल है इन टर्म्स ऑफ इसमें इतनी ज़्यादा आप लोगों को डिटेल नहीं देखने को मिलेगी। ये सारी डिटेल्स आप लोगों को मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में देखने को मिलेंगी। तो उस हिसाब से ये बहुत इजी सब्जेक्ट है क्लास 9 के लिहाज से। तो पहला चैप्टर इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर, जहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि बायोलॉजी क्या है हमारे पास। उसकी मतलब वही डेफिनेशन, तो वही बात हो गई। उसकी ब्रांचेस क्या हैं और कौन सी हैं। रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, जैसे कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री हो गई, हमारे पास ज्योग्राफी हो गई। इनसे रिलेटेड आपको सब कुछ पता चलेगा पहले चैप्टर में। और कुरानिक इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, कुरान में कैसे बायोलॉजी आप लोगों को नज़र आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में इंसान के जानने से पहले ये सारी चीज़ें बता दी। और फाइनली द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जहाँ पे हमारे पास यूनिसेल से लेके कैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक चले जाते हैं, जिसमें आप लोग कॉलोनीज़ पढ़ेंगे। और उन कॉलोनीज से रिलेटेड आप लोग उनकी बायोस्फीयर के वो अर्थ पे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। अब से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर अब स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1। वो क्यों नहीं रही है? अच्छा, अब होगा सही। ओके। अच्छा जी, बायोलॉजी पे आने से पहले ना मुझे आप लोगों को एक चीज़ बतानी है। वो चीज़ ये है कि हमारे पास साइंस क्या होती है। बायोलॉजी पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास साइंस क्या होती है। तो बच्चे, जो साइंस होती है ना हमारे पास, स्टडी ऑफ वो होती है हमारे पास स्टडी ऑफ नेचर। वो क्या होती है हमारे पास? स्टडी ऑफ नेचर। नेचर में दो कंपोनेंट है, एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। एक लिविंग है और नॉन लिविंग है, ये आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो चलो मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो हमने बात की कि साइंस क्या है हमारे पास। साइंस क्या है हमारे पास? स्टडी ऑफ नेचर। नेचर में दो कंपोनेंट आते हैं, एक लिविंग आता है और एक नॉन लिविंग आता है। लिविंग कंपोनेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो जानदार होते हैं उसकी स्टडी कौन करती है? बायोलॉजी। नॉन लिविंग में हमारे पास कौन आता है? मैटर्स। और मैटर की स्टडी कौन करते हैं? केमिस्ट्री और फिज़िक्स। अगर मैं आप लोगों को फिर तमीज़ से बताऊं, यहाँ पर थोड़ी खिचमिच हो गई है। तो हमारे पास थी साइंस। साइंस क्या थी? स्टडी ऑफ नेचर। नेचर के दो पार्ट्स थे, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग पार्ट को कौन स्टडी कर रहा है? बायोलॉजी। जबकि नॉन लिविंग पार्ट में क्या आता है हमारे पास? मैटर। और मैटर को स्टडी कौन कौन कर रहे हैं? फिज़िक्स और केमिस्ट्री। फिज़िक्स उसके फिज़िकल एट्रीब्यूट्स की बात करती है, जबकि केमिस्ट्री उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करती है और केमिकल इंट्रैक्शन के बारे में। तो ये था हमारे पास जनरल सा आइडिया। रेज़र की तरह, चलो जी मिटा देते हैं। सही। अब बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। हमने बात कर ली कि हमारे पास साइंस थी। साइंस क्या थी? स्टडी ऑफ नेचर। साइंस के दो पार्ट्स थे, मतलब नेचर के दो पार्ट थे, एक लिविंग और एक आपका लिविंग और एक आपका नॉन लिविंग। लिविंग पार्ट की स्टडी कौन कर रहा था? बायोलॉजी। ये वही बात लिखी हुई है, विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। ये इन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया है, लिविंग बींग्स। अगर ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख देते तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस पे फीड करते हैं? खाने पे। खाने क्या होता है? लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है? वो नॉन लिविंग होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एटमॉस्फेयर से, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर जो है, इन्वायरमेंट जो है, लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है? वो भी नॉन लिविंग होता है। तो इन्होंने डेफिनेशन अच्छी लिखी है कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स एंड देयर इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्शन विद देयर इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्शन with their environment।
सही है। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है आप लोगों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये नॉलेज प्रोवाइड करेगी जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं किन चीज़ों में, शेप में, साइज़ में, कंपोजिशन में। मिसाल के तौर पे अगर आप बटरफ्लाई को देखें वो हमारे पास कुछ इस तरीके की होती है, सही है। वहीं पे आप इंसानों को देखें वो कुछ इस तरीके के होते हैं, सही है। इसका साइज़ भी बड़ा है और जबकि इसका साइज़ छोटा है। इसकी बॉडी की कंपोजिशन कुछ और है, हमारी बॉडी की कंपोजिशन कुछ और है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको कौन बता रहा है? बायोलॉजी। अगर आप देखें बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी, द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बायोस एंड लोगोस। जो वर्ड लफ्ज़ बायोलॉजी है वो दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, एक बायोस से और एक लोगों से। अच्छा बच्चे एक चीज़ बता रहा हूँ, ज़िंदगी में काम आएगी, ज़िंदगी भर काम आएगी। अगर तुम लोगों को लफ्ज़ का मतलब समझना आ गया ना तो फिर तुम्हें उस लफ्ज़ की डेफिनेशन क्या है वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, सही है। जब भी कोई चीज़ मुश्किल लगे ना उसके नाम को ब्रेक डाउन कर दो। जैसे बायोलॉजी के नाम को हमने ब्रेक डाउन किया किसमें? बायोस में, लोगोस में। बायोस का मतलब हमारे पास क्या था? बायोस का मतलब है हमारे पास टू लिव। वो लोग, वो ऑर्गेनिज्म, मतलब वो चीज़ें जो ज़िंदा हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या है? ज़िंदा है, लिव। और दूसरे नंबर पे लोगोस के मायने क्या है? थॉट और रीजनिंग। या थॉट और रीजनिंग के से अच्छा लफ्ज़ ये है स्टडी। तो हमारे पास बायोलॉजी का क्या बना? इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग। इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग, सिंपल। व्हाट इज़ लाइफ? एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। बायोलॉजी हमारे पास क्या थी? ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस थी, सही है, जो कि किसकी स्टडी करती है? लिविंग बीइंग्स की एंड इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है अबाउट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिफर, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं किसमें? शेप में, साइज़ में एंड कंपोजिशन में। जो वर्ड बायोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस से एंड लोगोस से। बायोस के मायने लाइफ या लिव, लोगोस के मायने स्टडी, सही है। और तो बायोलॉजी की हमारे पास लिटरल मीनिंग क्या हो गई? इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ये वन लाइन डेफिनेशन थी, सिंपल। अगर आप लोग ये भी बोलते हैं बायोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, ये भी गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ लाइफ? मैं कब से लाइफ किए जा रहा हूँ, क्या है भाई ये लाइफ? कैसे पहचानेंगे इस लाइफ को? अच्छा जी, पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा बच्चे देखो, ये जो लाइफ है ना, लाइफ, इसमें क्या लिखा हुआ है? लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। लाइफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप डिफाइन कर दोगे मतलब सही लफ्ज़ों में, बट कुछ प्रोसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पॉसिबल है, मतलब उनके अंदर ही पॉसिबल है जिनके अंदर जान हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर डाइजेशन। अच्छा क्या डाइजेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉसिबल है? नहीं। प्लांट्स के अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं है उनका। मूवमेंट क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करेगा? मतलब सिंपल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ें, मतलब ये सारी नहीं, मोस्टली जिस ऑर्गेनिज्म में जिस चीज़ में पाई जाएंगी वो क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, सही है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछूं, सिर्फ एक चीज़ बताएं मुझे ऐसी जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हो, नॉन लिविंग नहीं करते हो। मिसाल के तौर पे मूवमेंट, आपकी गाड़ी भी तो चलती है। एक्सक्रीशन, आप लोग गाड़ी की ट्यूनिंग कराने जाएं तो ट्यूनिंग में क्या होता है? सारा गंद कचरा तो बाहर निकलता है ना, वो भी एक्सक्रीशन हुई। ऐसा ही है आप लोगों की गाड़ी, मतलब आप लोगों के वो सारी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग कर सकते हैं, बट एक चीज़ नहीं है जो नॉन लिविंग नहीं कर सकते, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। वो इन इन तीनों डब्बों में लिखी हुई है, मतलब इन 9 के 9 उसमें लिखी हुई है, 9 पॉइंट्स में। वो एक पॉइंट अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं 5 सेकंड का वक्त देता हूँ, या वीडियो पॉज करके खुद सोच लीजिएगा। वो है हमारे पास जो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, वो है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन क्या थी? एक से ज़्यादा स्पीशीज़ को बनाना, मतलब अपने से ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, अपनी ही नस्ल को आगे बढ़ाना। जैसे बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे होते हैं, इंसान है, इंसानों के बच्चे होते हैं, डॉग्स हैं, उनके पपीज़ होते हैं, सही है। तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। किसी गाड़ी को देखा ही करते हुए, किसी बाइक को देखा ही करते हुए नहीं। एक एक करके देख लेते हैं। डाइजेशन क्या होती है हमारे पास? फूड को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर कंपाउंड्स में ताकि उनसे एनर्जी निकाल सकें, एनर्जी ले सकें। फिर हमारे पास मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। क्यों मूव करना? ताकि यह एक जगह पे अगर आपके पास मिसाल के तौर पे खाने की कमी हो गई है, या आप लोगों को ख़तरा महसूस हो रहा है, या आप लोगों को पार्टनर तलाश करना है फिर मतलब मीटिंग के लिए, तो मूवमेंट की जाती है। ये 3 बेसिक वजहें होती है मूवमेंट के लिए। ये ज़्यादातर एनिमल किंगडम में देखेंगे, जैसे सहारा डेजर्ट नहीं होता, मतलब जो आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर आइडिया होगा। फिर हमारे पास एक्सक्रीशन, जो हमने फूड डाइजेस्ट किया था उससे एनर्जी मिल गई, और जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो बॉडी से बाहर चला जाएगा थ्रू किसके? एक्सक्रीशन के। फिर है हमारे पास क्या, सॉरी ये एक्सक्रीशन नहीं था, वो इजेशन होता है। एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में बनने वाला वेस्ट, एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में बनने वाला वेस्ट
जिसमें हमारे पास नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं उनको कहते हैं, जैसे कि हमारे पास यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, सीबम हो गया, सही है। फिर हमारे पास रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन बेसिकली क्या होता है हमारे पास, रिस्पायरेशन को लोग ब्रीदिंग के साथ कंफ्यूज करते हैं। रिस्पायरेशन में हम फूड मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और उनको तोड़ते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रिस्पायरेशन। फिर है हमारे पास क्या, ग्रोथ। ऐसा ही है, ग्रोथ में क्या होता है आप लोगों को पता है, हाइट बढ़ती है बंदे की, हाइट बढ़ती है बंदे की, बंदे में मसल मास आता है, बंदे की टोन इम्प्रूव होती है और बंदा मतलब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फिर है हमारे पास इरिटेबिलिटी। किसी बंदे को तंग किए जाओ किए जाओ किए जाओ और वो कुछ ना करे, एक वक्त आएगा कि ना वो इतना तंग हो जाएगा वो उठ कर चमाट मार देगा आपको। क्यों? क्योंकि वो तंग हो गया था ना, इरिटेबिलिटी। जैसे आप बिल्ली को प्यार किए जाओ वो एक वक्त बर्दाश्त आएगी, अगले वक्त में पंजा मार देगी वो, तो इसे कहते हैं इरिटेबिलिटी। फिर है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को भी कहते हैं और मेटाबॉलिज्म बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस को भी कहते हैं, सही है। बाकी ग्रोथ और डेवलपमेंट तो एक ही चीज़ है और ये रिप्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बता दी थी। चलें अब आगे चलते हैं। ओके, ये पढ़ने से पहले ना, इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को खुद एक आइडिया देता हूँ, फिर इसको भी पढ़ लेते हैं। चलो जी, ये थी मेरे पास क्या, बायोलॉजी। हमने बता दी क्या है बायोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सही। अब सुनना ज़रा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कितनी तरह के हैं, बेशुमार तरीके के बच्चे, बेशुमार तरीके के। तो हमने क्या किया, बायोलॉजी को हमने एक मेन डेफिनेशन बता दी कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासीफाई कर दिया, किस में, हमने कर दिया एनिमल्स में, हमने कर दिया प्लांट्स में, हमने कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। एनिमल्स में, प्लांट्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ये बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है क्योंकि अब सोचो, एनिमल्स की स्टडी को हमने क्या किया, हमने एक ब्रांच बना दी बायोलॉजी की, जिसका हमने क्या नाम रख दिया, ज़ूलॉजी। और अगर तुम लोग नाम पे गौर करोगे ना, ज़ूलॉजी, लफ्ज़ ज़ूलॉजी में जो ज़ू है ना, ज़ू का मतलब ही क्या है, एनिमल्स। सही है। फिर हमने प्लांट्स के लिए रख दिया क्या, प्लांट्स के लिए हमने रख दिया बॉटनी। एक हमने ब्रांच मुख्तस कर दी कि हम इसमें सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर तुम लोग बॉटनी पे गौर करो तो बॉटनी का मतलब ही क्या है, प्लांट्स। अब आ जाओ माइक्रोबायोलॉजी पे। अगर तुम लोग माइक्रोबायोलॉजी पे गौर करो, माइक्रोबायोलॉजी नाम पे गौर करो, माइक्रो का मतलब क्या है, जो माइक्रो का मतलब क्या है, जो माइक्रोस्कोप से नज़र आए। और माइक्रोस्कोप से कौन नज़र आता है, बैक्टीरिया, ऐसा ही है, वायरस, फंजाई। तो इन सब की स्टडी को हमने क्या बना दिया, माइक्रोबायोलॉजी। फिर सुन लेते हैं, हमने बोला कि बायोलॉजी क्या थी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने तीन तरह में क्लासीफाई कर दिए, तीन तरह से क्लासीफाई कर दिए। एक को हमने नाम दिया एनिमल्स, एक था हमारा प्लांट्स और एक था हमारे पास ना नज़र आने वाले जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स की स्टडी हमारे पास हो गई ज़ूलॉजी, प्लांट्स की स्टडी हो गई हमारे पास बॉटनी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हो गई हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो चलो देख लेते हैं। ओके, डिविजन ऑफ बायोलॉजी। देर आर 3 मेजर डिविजन ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहली डिवीजन हमारे पास क्या थी, ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी के नाम पे अगर आप लोग गौर करो, मेरी वही वाली बात आप लोगों को याद रखनी है कि नाम पे हमेशा गौर करना है, नाम से ही आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएगा। लफ्ज़ ज़ूलॉजी में जो ज़ूलॉजी है वो लिया गया है जून से और लोगोस से। जून का मतलब क्या है, एनिमल, लोगोस का मतलब क्या है, स्टडी। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, सही है। फिर आ जाओ हमारे पास बॉटनी पे। द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम द ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब क्या है, प्लांट्स। लोगोस का मतलब क्या था, स्टडी। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। कुछ मुश्किल नहीं। फिर आ जाओ माइक्रोबायोलॉजी पे। माइक्रो नाम से नज़र आ रहा है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की बात होगी, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस। और लॉजी का मतलब लोगों से लिया गया है, इसका मतलब क्या है, स्टडी। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। दैट्स इजी एज इट इज़। आगे चलते हैं। अच्छा जी बच्चे, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हमारे पास जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं वो बहुत सारी हैं और पहले बुक में बड़ी लंबी लंबी डेफिनेशन लिखी हुई होती थी हर ब्रांच की। इस बुक में ये आसानी है कि इसमें बहुत छोटी छोटी और बहुत क्लियर टू द पॉइंट बातें लिखी हुई हैं और बहुत आसान लिखी हुई हैं। एक एक करके पढ़ते हैं, बड़ा आसान है। मॉडर्न बायोलॉजी डील विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ पे हमारे पास जो बायोलॉजी है वो ना सिर्फ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शंस और उनकी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस के बारे में स्टडी करती है। अब ज़रा मुझे एक चीज़ बताओ,
अगर बायोलॉजी मिसाल के तौर पे आपके पास सिर्फ एक ही मैदान है और बंदे आपके पास बहुत सारे हैं। बंदे से मुराद एक बड़ा सा मैदान है, सपोज़ करो मैं ड्रॉ कर पाता हूँ। ये रहा आपके पास इतना बड़ा सा एक मैदान, सही है। और आपके पास कितनी टीम है? तकरीबन 40-50 टीम है। अब आप क्या करोगे? 40-50 टीमों को ऐसे ही छोड़ दोगे? एक मैदान पे एक वक्त में एक ही खेल सकता है ना। तो आप क्या करोगे? इस मैदान को ना छोटे छोटे इस कंपार्टमेंट्स में तोड़ दोगे, ऐसे 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 ऐसे। इससे क्या होगा? 40 की 40 टीमें आके ईजिली खेल सकती हैं। इसी तरीके से बायोलॉजी ना बहुत बड़ी फील्ड है, वो ना अपनी ब्रांचेस में टूटी हुई है, वो अपने मैदानों में टूटी हुई है, जहाँ पे ना हर मैदान में उसके हर शोबे में ना मुख्तलिफ चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। चलो पढ़ते हैं। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी हैज़ लेड टू द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इनटू द स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। पहले हमने देखा बायोलॉजी की सिर्फ 3 ब्रांचेस थी। वो कौन सी थी हमारे पास? बॉटनी थी, जोलॉजी थी और माइक्रोबायोलॉजी थी, थी। सही है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसकी और ब्रांचेस आ चुकी हैं। वो कौन सी ब्रांचेस हैं? और एक एक करके देखते हैं। अब बात करते हैं किसकी? मॉर्फोलॉजी की। बच्चों मॉर्फोलॉजी बड़ा आसान है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल, सॉरी, ये जो पहले नाम पे गौर करते हैं। इन्होंने अच्छा किया हुआ है कि इन्होंने वर्ड को ब्रेक डाउन किया हुआ है। ग्रीक में मॉर्फ को कहते थे फॉर्म को। फॉर्म मतलब बॉडी को। किसको? बॉडी को। बोलते हैं ना कि यार उस बंदे की फॉर्म चेक करो यार। जब लड़के एक्सरसाइज करते हैं तो देखना जो जिम में कुछ गलत एंगल से मार रहे होते हैं, कुछ सही एंगल से मार रहे होते हैं। जो सही एंगल से मार रहे होते हैं उनकी बॉडी का एक फॉर्म होती है पूरी, तो उसको हम कहते हैं फॉर्म। तो फॉर्म क्या है? बेसिकली बॉडी। और बॉडी बेसिकली क्या होती है? हमारा एक्सटर्नल पार्ट होती है, ऐसा ही है। और स्किन हमारा क्या है? एक्सटर्नल पार्ट। और अंदर की मौजूद स्किन से सबक्यूटेनियस चीज़ें या फिर ऑर्गन्स वगैरह अंदर, वो क्या है? इंटरनल पार्ट। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे मिसाल के तौर पे ह्यूमंस के अंदर क्या होगा? एक्सटर्नल स्किन, ऐसा ही है। अगर मैं टर्टल की बात करूँ, रेप्टाइल्स की बात करूँ, रेप्टाइल में टर्टल को लूँ तो ऊपर क्या है? बहुत बड़ा था शेल, ऐसा ही है। अगर मैं एलिगेटर की बात करूँ तो उसकी स्किन पे क्या निकले हुए? छोटे छोटे से स्केल्स, ऐसा ही है। बस इतनी सी चीज़। अब जरा मुझे एक चीज़ बताओ, ऊपर की बॉडी की स्टडी हो गई मॉर्फोलॉजी, अंदर की स्टडी क्या होगी हमारे पास? एनाटमी। क्या हो गया हमारे पास? एनाटमी। और एनाटमी क्या है? एनाटमी यानी पार्ट ऑफ एंटोमी का मतलब कटिंग। बेसिकली क्या होता है हमारे पास, आप लोगों को किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसकी बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। मिसाल के तौर पे ह्यूमन हार्ट स्टडी करना है, तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर से आपने कोई मंत्र पढ़ा और दिल बाहर आ गया, नहीं। आप उसकी बॉडी को काटोगे, ऐसा ही है। इसका सीनियर थॉरेक्स के रीजन में आप इंसिजन दोगे, बाकायदा कट करोगे, वहाँ से आप फिर रिब्स को तोड़ोगे उसकी, और फिर जाके आप उसका हार्ट बाहर निकालोगे, ऐसा ही है। तो एनाटमी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग दैम ओपन। सिंपल। अब बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी क्या है? मेरे बारे में इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन थी, इसकी 4-5-6 लाइनों की। अपना ही बुक में पता है क्या डेफिनेशन है सेल बायोलॉजी की? सिंपल, सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनिज्म, बस। हिस्टोलॉजी की क्या होगी? देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी की हमारे पास होगी द स्टडी ऑफ हिस्टो। अच्छा, सेल का मतलब, सेल से तो साफ हो गया कि सेल है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़, और लोगो लगा दो तो इट इज स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब आ जाओ फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी क्या लग रहा है नाम से? फिजियोलॉजी, वैसे तुम लोगों को तो कुछ नहीं लग रहा होगा। फिजियोलॉजी का मतलब होता है हमारे पास फंक्शंस। फिजिक्स नहीं होता, फिजिक्स। तो फिजिक्स में मतलब वाली फिजिक्स नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, दूसरी वाली फिजिक्स। हमारी बॉडी में होने वाले फंक्शंस की फिजिक्स फिजियोलॉजी कहते हैं उसको। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे मिसाल के तौर पे हार्ट का फंक्शन सही हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे आप लोग पढ़ोगे इंशाल्लाह एमबीबीएस में होता है गाइटन के बारे में। गाइटन बुक में इंसान की फिजियोलॉजी क्या होती है, उसमें मौजूद बॉडी का एक एक सेल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वो सब फिजियोलॉजी में आता है। अब फाइनली नीचे चलते हैं, वो है हमारे पास क्या? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ द अरेंजमेंट। हाँ, टैक्सोनॉमी नाम पे गौर करो। टैक्सो मैंने अरेंजमेंट, और नोमी का मतलब नेम। द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं समझाता हूँ उसको अपने अल्फाजों में। देखो बच्चे, हमारे पास हमने बहुत एक फैमिलीज़ बनाई हुई है। हमने क्या किया हुआ है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया हुआ है। कैसे? उनके फीचर्स के बेसिस पे। मिसाल के तौर पे हमने वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बैक बोन थी, क्या थी? बैक बोन, हमने उनको किस कैटेगरी में डाल दिया? हमने उनको मैं भूल गया यार, मतलब उनको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया। जिनकी बॉडी में बैकबोन नहीं थी हमने उनको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया, सही है। जो हमारे पास 2 टांगों पे चलते थे, जो हमारे पास बाय पैडल थे,
हमने उनको एक कैटेगरी में रख दिया, सही है। जो हमारे पास टेट्रापैड थे, मतलब टेट्रापेडल थे, जो 4 टांगों पे चलते थे, हमने उनको अलग कैटेगरी में रख दिया। ये थी हमारे पास टेक्सोनॉमी। और फिर उनको ना सिर्फ रखा बल्कि उनके नाम भी डिसाइड किया। आप लोग चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो अभी अभी वहाँ के लिए रखते हैं ये सब। ओके, अब बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स आप लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। जेनेटिक्स क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अम्मा से आने वाले कैरेक्टर्स बच्चों में, जैसे मिसाल के तौर पे अब्बा लंबे थे तो बच्चे भी लंबे छोड़े थे। अम्मा के बाल ब्लॉन्ड थे, मतलब येलो थे, तो बच्चों के बाल भी ब्लॉन्ड निकले, सही है। तो ये सारी चीज़। अब बात करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। अच्छा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से अच्छा नाम पता है क्या है इसका? इसका अच्छा नाम है एम्ब्रियोलॉजी। लफ्ज़ एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है हमारे पास? डेवलपिंग। जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, उसको वो अपनी ना एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है। एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी डेवलपिंग लाइफ में होता है, सही है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन, मतलब ये स्टडी है फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो हमारे पास कैसे बनता है और फिर वो डेवलप कैसे होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास मेल साइड से हमारे पास क्या आता है? स्पर्म। और फीमेल साइड से हमारे पास क्या आता है? एग। ये दोनों फ्यूज़ होते हैं तो क्या बन जाता है? जाइगोट। ऐसा ही है। तो ये जाइगोट हमारे पास बन गया। जाइगोट बनने के बाद अब इससे पूरा क्या होगा? इंसान डेवलपमेंट होगा, इसकी एम्ब्रियो। सिंपल। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की। सिंपल। बायोलॉजी का लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके इन्वायरमेंट से लेना देना। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। बेसिकली ये बात लिखी हुई है इसमें, अगर मैं तर्जुमा कर दूँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है इन्वायरमेंट, सही है। उस एनवायरनमेंट से इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है और एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ की स्टडी हमारे पास क्या है? मेंटल बायोलॉजी। अब आते हैं पैलेंटोलॉजी पे। पैलेंटोलॉजी, अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखी हो, बहुत सारी टाइम हो आप लोगों के पास, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास अहराम मिस्र में बहुत ज़्यादा क्या मिलते थे? हमारे पास मिलते थे हमें बहुत ज़्यादा फॉसिल्स, ममीज़ के और स्टैचूज़ के। और ये फॉसिल्स मोस्टली हमें किसके मिले थे? किस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मिले थे जो हमसे पहले रह के गए थे इस दुनिया पे? वो कौन थे हमारे पास? डायनासोर्स। ऐसा ही है। डायनासोर जो है उस ज़माने के सारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हमें किस हालत में मिलते हैं? फॉसिल्स की हालत में मिलते हैं, ठीक है। तो इसी फॉसिल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पॉलियोंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, सही है। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी सिंपल। अब ज़रा सुनो। बायोटेक्नोलॉजी को ऐसे समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव अ डिजायरेबल कैरेक्टर्स कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली इसमें क्या होता है? हम जीन को मैनिपुलेट कर देते हैं। हमें चाहिए होता है कोई अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट, हम क्या करते हैं? उस जीन को हटा देते हैं जो जीन हमारे लिए बेकार होती है और इसकी जगह वाली जीन लगा देते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो रहा होता है। चलो मैं समझाता हूँ बड़े आसानी से। ओके, नीचे की तरफ देखो, तुम लोग को समझ आएगा। ये है मेरे पास एक बैक्टीरिया, सही है। इस बैक्टीरिया के अंदर सपोज करो ये रहा उसका जीन जो कि हमें नहीं चाहिए, और मुझे इसकी जगह कौन सा जीन लगाना है? ये वाला जीन लगाना है। क्यों? क्योंकि इस जीन के अंदर ना सपोज करो इंसुलिन प्रोड्यूस करने की ना वो होगी, कैपेसिटी, वो होगी, क्षमता होगी। अब क्या होगा? मैं क्या करूँगा? मैं ना इस बैक्टीरिया का ये वाला पार्ट हटा दूँगा जो हम मुझे नहीं चाहिए। ये पार्ट मैंने हटा दिया, ये पार्ट मैंने इसका हटा दिया और इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा? अपना वाला जीन। अब ज़रा सुनना, पहले जहाँ पे ये क्या बना रहा था, पहले जहाँ पे ये कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बना रहा था, मिसाल के तौर पे कोई पॉइजन बना रहा था, अब ये मेरे मेरे लगाए हुए जीन की वजह से अब ये क्या बनाएगा? मेरे लगाए हुए जीन की वजह से अब ये बनाएगा इंसुलिन। तो मैंने इसकी जीन में मैनिपुलेशन की और अब ये वो चीज़ बना रहा है जो मुझे चाहिए। सिंपल। चलो जी, अब आगे चलते हैं। हम्म ठीक है जी। अब बात करते हैं सोशियो बायोलॉजी की। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में एक दूसरे के साथ सोशल बिहेवियर, जैसे इंसान आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से सलाम दुआ करते हैं, इंसान ही मुसलमान मतलब, यानी इंसान आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते हैं, ग्रीट करते हैं। और जिस तरीके से आपस में दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसी चीज़ की सिंपल सोशियोलॉजी है। पैरासाइटोलॉजी क्या है हमारे पास? द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। सवाल ये पैदा होता है पैरासाइट्स क्या होते हैं?
पैरासाइट्स क्या होते हैं? अच्छा बच्चे आप ज़रा सुनना, पैरासाइट्स को समझाने के लिए ना तुम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, हाँ यहाँ पे बताता हूँ पैरासाइट क्या चीज़ है। हमारे पास सुनना ज़रा, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, सही है। जैसे दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं हमारे पास ऑटोट्रॉफ और एक होते हैं हीटरोट्रॉफ, सही है। ऑटोट्रॉफ प्लांट जो अपना खाना खुद बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। हीटरोट्रॉफ कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सही है। हीटरोट्रॉफ में भी तीन कैटेगरी होते हैं हमारे पास। एक होते हैं जो जाके सीधा डेड ऑर्गेनिजम्स पे, जो गले सड़े हुए ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे फीड करते हैं। एक जाते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिल जाते हैं, उसको भी फ़ायदा देते हैं और ख़ुद भी फ़ायदा लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी इंटेस्टाइन है, हमारी जो गट है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ई कोलाई। ई कोलाई क्या करता है? वैसे तो ये डेंजरस बैक्टीरिया है, लेकिन ई कोलाई ना हमारी हमारे हमारी बॉडी में ना विटामिन के की सिंथेसिस करता है, विटामिन के की सिंथेसिस करता है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद बना नहीं सकती। ई कोलाई को उसका खाना मिल जाता है और हमें क्या मिल जाता है? विटामिन के। ये तो अच्छी बात थी, लेकिन ज़रा सुनना क्या होता है। अगर ये ई कोलाई अपना खाना खुद तो बनाए, खुद का तो पेट भरे, लेकिन हमें विटामिन के ना दे, बल्कि उल्टा हमारी बॉडी में बीमारी कॉज कर दे, तो उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे? पैरासाइट का। जैसे कोरोना वायरस में क्या हो रहा था? कोरोना वायरस में जो कोरोना था हमारी बॉडी में जा रहा था, अपना खाना बना रहा था, खुद रैपिडली डिवाइड हो रहा था और हमारी बॉडी में बीमारी कॉज कर दे रहा था। तो इस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाए, अच्छा जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएंगे ना, तो वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कहलाएगा होस्ट। जैसे हम लोग कोरोना के होस्ट बने हुए थे, वो हमारी बॉडी में जाता था, मस्त अपना खाना पीना करता था, फुल अपने आप को रैपिडली डिवाइड करता था, भाई वो भाई दे धनाधन, तो और अपना नंबर इंक्रीज़ करके हमें बीमार कर देता था। ना सिर्फ हम बीमार होते थे बल्कि लोग मर भी जाते थे। तो इस एसोसिएशन को हमने क्या नाम दिया था? पैरासिटिक, सही है। और पैरासिटिक में क्या कौन होगा? पैरासाइट होगा, और इसकी स्टडी क्या होगी? पैरासाइटोलॉजी। चलो आगे चलते हैं अब। ओके, लास्ट दो ब्रांचेस बची हैं बड़ी आसान सी, वो है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्मा का मतलब हमारे पास क्या है? ड्रग्स, और लोगोस के मायने स्टडी। सिंपल, इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। मिसाल के तौर पे मैंने कोई भी ड्रग ली, वो मेरी बॉडी में जाके उसका क्या एक्शन होगा, साइड इफेक्ट्स होंगे या उसके आफ्टर इफेक्ट्स, मतलब उससे रिलेटेड जो भी इफेक्ट्स होंगे उसकी स्टडी फार्माकोलॉजी है। फाइनली हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो हमारे पास स्टडी करती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, जो सेल को बनाते हैं और उसके ऑर्गेनल को। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सेल है। अब जाहिर सी बात है, सेल बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और ये बहुत बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है। लेकिन सेल खुद भी तो किसी चीज़ से बना होगा ना। वो चीज़ कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें हमारे पास क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म आ जाता है। आप लोग आगे पढ़ोगे, टेंशन नहीं लो। प्रोटोप्लाज्म आ जाता है हमारे पास, मेम्ब्रेन आ जाती है, और जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो सब आ जाते हैं। तो ब्रांचेस यहाँ पे हो गई ख़त्म। अब रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस देख लेते हैं। ओके, बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, हाँ यहाँ पे बात की हुई है, बायोलॉजी हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ बायोलॉजी जो है बाकी साइंसेस से भी लिंक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास मूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉलो द लॉज ऑफ मोशन, जो कि फिजिक्स की ब्रांच है। और हमारे पास ऐसी और भी चीज़ें हैं जो बायो को दूसरी चीज़ों के साथ जोड़ती है। पढ़ लेते हैं। बायोफिजिक्स हमारे पास क्या चीज़ है? It is a branch of physics in which the laws and techniques of physics are applied to explain the processes of क्या लिखा हुआ है, ये मैंने मिटा दिया, ऑफ लाइफ, हाँ सही है, ऑफ लाइफ। द रेडियो फिजिक्स आर रेडियो एक्टिव ट्रांसलोकेशन ऑफ द डिफरेंट। सिंपल सी बात लिखी हुई है, आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं मुंह से बता देता हूँ आप लोगों को। बेसिकली यहाँ पे ये बात की गई है कि हमारे पास जो बायोफिजिक्स है उसमें हमारे पास फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, सही है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है रेडियो फिजिक्स, जिसमें ऑब्वियसली रेडिएशंस का इस्तेमाल होगा, रेडियो एक्टिव चीज़ों का इस्तेमाल होगा। जैसे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं क्या करने के लिए? एज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताने के लिए। अब आप लोग को फॉसिल्स मिले डायनासोर्स के, आप लोग को फॉसिल्स मिले प्लांट्स के, आपको फॉसिल्स मिले स्टोन एज की चीज़ों के, आप लोग कैसे उसकी एज बताओगे? आप लोग करोगे क्या? हमारे पास कार्बन डेटिंग एंड रेडियो लेबलिंग। ये क्या करते हैं? हमारे पास एज ऑफ फॉसिल को डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं? एज ऑफ फॉसिल को डिटरमाइन करते हैं। और ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट एज बता देते हैं, नहीं, एक रेंज दे देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे 40 से 50 मिलियन साल पहले,
यानी 4 से 5 करोड़ साल पहले, ये एक रेंज दे देते हैं, सही है। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर हमारे पास क्या है, बायोफिज़िक्स। सिंपल बायोफिज़िक्स में क्या होता है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डाटा को कलेक्ट करती है और इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। बेसिकली मैं आप लोगों को आइडिया देता हूँ बायोफिज़िक्स होती क्या है। अब अगर आप लोगों ने, मैं इंसानों की अगर एग्जांपल दूँ, इसका रिसर्च में बहुत रोल किस तरीके से होता है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या करती है, प्रिडिक्ट करती है कि आने वाले आउटब्रेक क्या होंगे, या किसी पर्टिकुलर एरिया में, कम्युनिटी में, लोगों में कौन सी बीमारी के चांसेस हैं और क्यों हैं, समझ रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपका जो कराची है, कराची में क्योंकि पानी ठहरा रहता है, पानी ठहरने की वजह से मलेरिया बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब आपने उसका पूरा डेटा को मैप कर लिया, अब आपने ना वो इलाके देख लिए जहाँ पे मलेरिया के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। आपने पूरे स्टैटिस्टिक्स, आप बोलोगे सर इसमें मैथ्स कहाँ पर आ रही है, बच्चे इसमें पूरा टाइम मैथ्स ही यूज़ हो रही होती है। आप डेटा जो कलेक्ट कर रहे होते हो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में कर रहे होते हो, तो उसमें थ्रू आउट मैथ्स इस्तेमाल हो रही होती है। फिर बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपल, मैंने भी तुम लोगों को बता दिया था, सेल किससे मिलकर बनता है, सेल किससे बनता है, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। उसी की स्टडी को हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम दिया था। यहाँ पे हम उनके पीछे की केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे। जो बायो मॉलिक्यूल्स हमने बनाए थे वो कैसे बने थे, उसके पीछे कोई केमिस्ट्री होगी, तो उस ब्रांच को हमने क्या नाम दे दिया, बायोकेमिस्ट्री। ओके, ये है असल चीज़, बायोजियोग्राफी। पहले मैं आप लोगों को मुंह से बता देता हूँ, फिर आप लोगों को पढ़ के भी सुना देता हूँ। बेसिकली बायोजियोग्राफी क्या होती है कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह नहीं पाया जाता। वो स्पेशल, उसको रहने के लिए कंडीशन चाहिए होती है, स्पेशल टेम्परेचर, मतलब एक स्पेसिफिक सा टेम्परेचर और स्पेसिफिक सा सूटेबल सा एनवायरनमेंट चाहिए होता है रहने के लिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास कैंगरू पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे आपको, कैंगरू पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय ऑस्ट्रेलिया के। पैंडा आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय चाइना के, वो अलग बात है, चाइना दुनिया को बांटता फिरता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, वो कहीं नहीं पाए जाते, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे मारखोर जो है, मारखोर आपको ना सिर्फ पहाड़ी इलाकों में मिलेगा, सही है, माउंटेनियस साइड पे मिलेगा। या जो डॉल्फिन है, इंडस रिवर में जो डॉल्फिन है जिसको हमने नाम दिया था इंडस डॉल्फिन, वो सिर्फ आपको इंडस रिवर में मिलेगी, सही है। जैसे यहाँ पे सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आता है, आपको ग्रीन सी टर्टल आपको सिर्फ यहीं पे मिलेगा। तो ये क्या है, बायोजियोग्राफी क्या है, इट इज़ अब बुक से पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स, उनकी बॉडी के हिसाब से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर जोग्राफी ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे कैंगरू ऑस्ट्रेलिया से बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि बहुत हार्श टेम्परेचर होता है। हाँ, जैसे कि एक और पैंडा, पैंडा नहीं सॉरी, पोलर बेयर, पोलर बेयर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जिंदा रह सकता है, कहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका से मुराद जहाँ पे बर्फ़ बर्फ़ बहुत हो। अगर आप उसको बर्फ़ से दूर लेके जाएंगे, उसके नीचे जो चर्बी है वो बहुत थिक होती है, उसको गर्मी लगने लगेगी, वो गर्मी से मर सकता है। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी के बड़े मज़े हैं भाई, हर जगह से रिलेशंस बिठाए हुए हैं अपने, हम ही रह गए सिंगल। ओह लॉर्ड, एक और वो बाकी है आगे। चलो जी, बायो इकोनॉमिक्स, एक सेकेंड। Bioeconomics. This deals with the economically important organisms involved in the production, example meat production, and calculated for the cost, value and profit value. Basically bioeconomics क्या है, उन organisms की कल्चर, उन ऑर्गेनिज्म को कल्चर करती है जिन ऑर्गेनिज्म से मईशत को फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पे गाय हो गई आपकी, जिसके गोश्त से आपके ना सिर्फ भूख मिटती है बल्कि उससे पैसा भी बहुत आता है, उसकी खाल से चीज़ें भी बनती हैं। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है। अच्छा, सिर्फ गाय नहीं होती, तकरीबन सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे से मुराद मोस्टली हमारे फ़ायदे के होते हैं। अब मैं बोलूँगा बैक्टीरिया भी होता है, आप बोलेंगे सर बैक्टीरिया कैसे होता है। बच्चे याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बैक्टीरिया की जीन के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से, और हम उसे क्या बनाते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन को बनाने का खर्चा कुछ नहीं आता, $2 का खर्चा आता होगा और वो बिकती $130 की है। समझ रहे हो, इंसुलिन के जो इंजेक्शन होते हैं। ओके, अब तुम लोगों को मैं बताता हूँ करियर्स इन बायोलॉजी। जिन लोगों का एमबीबीएस में नहीं होता उन लोगों के पास और भी ऑप्शन है जाने के लिए, सिर्फ सबने एमबीबीएस को सर पे सवार किया हुआ है बच्चे। बहुत अच्छे अच्छे करियर्स हैं ये, चलो जी देख लेते हैं। द करियर ऑफ स्टूडेंट इज सब्जेक्ट टू ऑब्टेन अ डिग्री। ऑब्वियसली हमारे पास करियर का हमारे पास मकसद क्या होता है, ताकि एक डिग्री आ जाए हाथ में। वही बात है ना, तुम लोगों ने 3 इडियट्स की लाइन सुनी होगी जिसमें फरहान बोलता है कि हम समझते थे डिग्री नहीं होगी तो जॉब नहीं होगी, और जॉब नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी देगा नहीं। तो यहाँ पे भी यही सिस्टम है, डिग्री करियर होगा नहीं तो डिग्री आएगी नहीं, डिग्री आएगी नहीं तो जॉब होगी नहीं, जॉब नहीं होगी तो फिर शादी कैसे होगी। चलो जी,
पहला करियर हमारे पास क्या है आपका MBBS, जहाँ पे हमारे पास हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ और क्या सर्जरी की मेडिसिन क्या करती है MBBS में मेडिसिन ऑफ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी क्या है, मेडिसिन हमारे पास ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ करती है, जबकि हमारे पास सर्जरी क्या होती है, हम लोग रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं एंड रिमूव करते हैं अफेक्टेड ऑर्गन को। सही है, रट्टे वाली चीज़ें हैं ये तो। एग्रीकल्चर क्या है, सिंपल प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब पाकिस्तान की इकनॉमी सिर्फ और तकरीबन 50% अपने एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, वो अलग बात है, हमारी हठरवीं है कि हम लोग अपने एग्रीकल्चर लैंड ज़ाया कर रहे हैं। फिर हॉर्टिकल्चर क्या है हमारे पास, नए नए प्लांट्स की वैरायटीज़ को ग्रो करना। फॉरेस्ट्री क्या है हमारे पास, फॉरेस्ट्री इट इज़ अ सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें बेसिकली हम लोग नए नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मतलब हम नए लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं सॉरी जो हमारे पास एक्सिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रिजर्व करते हैं। सही। फार्मिंग क्या है, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का आपने फार्म लगा दिया, खेती करना, जैसे कि फ़िश फार्म हो गया, कैटल फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया। क्यों, ताकि आप इनसे मीट ले सको, आप इनसे मिल्क ले सको, लेदर और वूल ले सको। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, ताकि आप लोग नए नए लिविंग और मिसाल के तौर पे ये आप लोगों को ना कैटल फार्म में ज़्यादा देखने को मिलेगा एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ पे एक गाय की नस्ल जो होती है, काऊ की कोई पर्टिकुलर स्पीशी होती है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि ना उससे या तो गोश्त बहुत अच्छा आया होता है, और ना सिर्फ गोश्त अच्छा आता है बल्कि वो जानवर भी बहुत हट्टा कट्टा होता है। सही है, क्यों, इट डील विद द केयर एंड द ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स विद आर बेनिफिशियल फॉर मैन। सिंपल, आगे चलते हैं। ओह लॉर्ड, फिशरीज। फिशरीज हमारे पास क्या है आप लोग बताएं, हमारे पास फिशरीज क्या होंगी। फिशरीज में हमारे पास क्या है, प्रोफेशन डील विद द इंक्रीज क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिश हमारे पास बहुत अच्छी सोर्स है प्रोटीन के लिए, और फिशरी बेसिकली क्या है, ताकि आप क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फिश को इंप्रूव कर सको। जहाँ पे अगर आप लोग चले जाएँ किमाड़ी या भनोड़ा की साइड, तो आप लोगों को फिशरीज नज़र आएगी कि होती क्या है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन। इट डील विद द सिंपल, आप लोगों को बता चुका हूँ बायोटेक्नोलॉजी है क्या, ये वही चीज़ है जो हमने ऊपर पढ़ी थी। बाकी कुरान एंड बायोलॉजी आप लोग खुद पढ़ लिएगा, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है, वो मेरी ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी देख लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, मुसलमानों ने ना बायोलॉजी की फील्ड में बहुत काम किया है। अच्छा, बात ये नहीं कि मुसलमानों ने काम किया है, जिस जिस कौमों का उरूज आया था ना, जिन जिन कौमों का उरूज आया था, वो कौम ना सिर्फ अपने लिए आखिरत में अच्छी हुई, बल्कि उन्होंने अपनी दुनिया की बेइंतहा बनाई। जैसे मुसलमानों से पहले यूनानी गुजरे थे, ग्रीक ग्रीक वो ग्रीक कौन थी, यूनानी कौन थी। यूनानी कौन ने दुनिया को जो जो चीज़ें बताई थी ना, वो अपने वक्त से 1000 साल आगे की चीज़ें बताई थी। फिर जब इस्लाम आया, खिलाफत आई, हज़रत उमर के दौर में पूरी दुनिया फतह हुई, मतलब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा फतह हुआ। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, एक तरीके से इस्लाम ने आधी दुनिया तक को फतह कर लिया था। और उस फतह के चक्कर में ना सिर्फ वो दुनियावी फतह थी, बल्कि इल्म और एतबार के हिसाब से भी ना हम लोग बुलंदियों पे थे। जहाँ पे इतने बड़े बड़े नाम आए आप लोगों की बुक में, शर्म की बात यह है कि सिर्फ 3 नाम लिखे हुए, वरना मेरे टाइम में कोई 40-50 नाम थे मुसलमानों के जिन्होंने काम किया था बाहर की फील्ड में। पढ़ लेते हैं एक करके। जाबिर बिन हय्यान जो हमारे पास पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उनको ही वॉज बॉर्न इन ईरान, ही वर्क इन द फील्ड ऑफ, अच्छा इन्होंने ना सिर्फ केमिस्ट्री में काम किया, बल्कि उन्होंने नंबर ऑफ बुक्स लिखी प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। इन्होंने लिखी एक किताब जिसका नाम था अल नबतात एंड अल हैवान। नबतात अरबी में कहते हैं पेड़ पौधों को, और हैवान कहते हैं जानवरों को। सही। अब्दुल मलिक असमाई हमारे पास क्या थे, बहुत बड़े जोलॉजिस्ट थे, एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ही जानते थे। राइट मैनी बुक्स ऑन एनिमल्स लाइक अल खील जो खील यानी घोड़े के ऊपर लिखी, अल इबिल यानी ऊँट के ऊपर लिखी, अल शत इन्होंने दुम्बे के ऊपर लिखी, अल वहूश इन्होंने जंगली जानवरों के ऊपर लिखी, और खालकुल इंसान में इन्होंने इंसान की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में बताया। बुअल सीना या बुअल सीना का सबसे अच्छा नाम तो उन्होंने बिगाड़ ही दिया, इब्ने अली सीना था, इब्ने सीना नाम था, बुअल सीना भी कह सकते हैं आप लोग। खैर आगे चलते हैं। ओके, ही वॉज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट एंड कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। बिल्कुल, बुअल सीना ये पहला साइंसदान था जिसको फाउंडर ऑफ मेडिसिन का दर्जा मिला, और मगरब में इसको एवन सीना बुलाते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों के नाम को ना लेटिनाइज कर देते हैं। ना सिर्फ इन्होंने बहुत ज़्यादा बीमारी को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस और दूसरी इन्फ्लामेशन की डिजीज़। इन्होंने मैथमेटिक्स में भी काम किया, फल्कियात एस्ट्रोनॉमी में भी, फिजिक्स में भी, और पैलेंटोलॉजी फॉसिल्स के ऊपर।
इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी जैसे कि अल कानून और फिल शिफा। अल कानून इन्होंने पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता किस पे लिखी थी, पर फिल शिफा जो थी इन्होंने जिसमें बहुत ज़्यादा लिविंग डिजीज़ के बारे में बताया था और उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। मेरी अगर स्पीड अगर आप लोगों को 2x पे लग रही हो, क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो को स्लो कर लिएगा, उसमें जाके प्लेबैक स्पीड से